अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पेशल नेम रिएक्शन और कुछ अदर ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे। तो ये नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इस वक्त ये रिएक्शन आप लोगों के सामने है, ये एमसीक्यूज आप लोगों के सामने है। कहते हैं कि इन वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। कहते हैं कि वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में मुंदरज झैल में से कौन सा हासिल हो जाता है। तो पहले वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन को देख लेते हैं कि वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन है क्या। फिर इसके बाद हमें ऑप्शन का पता चलेगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। सबसे पहली बात ये ब्रोमोबेंजीन है। वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में ये ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन करता है अल्काइल ब्रोमाइड के साथ। सोडियम की मौजूदगी में सोडियम भी यहाँ पर रिएक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है और यहाँ पर जो है ईथर इस्तेमाल हो रहा है। ईथर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि ये सोडियम किसी के साथ रिएक्शन फिर दूसरी चीज़ के साथ रिएक्शन ना कर सके। तो अब ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये चीज़ें आपस में मिलती है वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में। ये ब्रोमीन और ये दो सोडियम आपस में मिल जाता है। ये मिल जाती है तो ये सोडियम ब्रोमाइड बना लेते हैं और अल्काइल जो है ये आकर के इस ब्रोमीन की जगह पर यहाँ पर लग जाता है। ये अल्काइल इसकी जगह पर लग जाता है। तो ये जो चीज़ हमारे पास हासिल हुआ है ये अल्काइल बेंजीन है। तो वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में जो है हमारे पास अल्काइल बेंजीन ही हासिल हो जाता है जो कि ऑप्शन बी हमारे पास सही ऑप्शन है। याद रखिए वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में अल्काइल बेंजीन हासिल होता है और साथ में इस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है वो सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो वो सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस होता है। चूंकि क्वेश्चन में इस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो अल्काइल बेंजीन ही वार्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में हासिल हो जाता है और ये रिएक्शन अल्काइल बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए ही मशहूर है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहती है कि इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देख लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा चीज़ इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहली बात ये हमारे पास बेंजीन है। ये बेंजीन है। बेंजीन के हर पोल्स पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। हर पोल्स पर इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। चूंकि मैं एक पोल को शो कर रहा हूँ ताकि हमारा काम इसी के साथ, इस वजह से मैं एक को शो कर रहा हूँ। ये रिएक्शन करता है मिथाइल क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन कर रहा है और इस रिएक्शन में एल्युमिनियम जो ट्राइक्लोराइड है ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है जो कि एल्वेस एसिड है। तो जो हमारे पास बेंजीन का एक एच है जो हर पोल्स पर मौजूद है, ये वाला एच की बात कर रहा हूँ, ये रिएक्शन कर रहा है सीएल के साथ। सीएल के साथ ये रिएक्शन कर लेता है। अब जब ये रिएक्शन करती है तो HCl बना लेता है और ये जो CH3 है ये आकर के इसकी जगह पर लग जाता है। जो H यहाँ से निकल चुका है इसी की जगह पर CH3 आकर के लग जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जब बेंजीन के रिंग के ऊपर CH3 लग जाता है इसको टोलीन कहते हैं। तो इस फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में टोलीन ही हासिल हो जाता है। ये टोलीन है। ये CH3 बेंजीन के रिंग के ऊपर जब लग जाता है ये वाला तो इसको टोलीन कहा जाता है। तो याद रखिए फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में टोलीन ही हासिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है Williamson synthesis is used for the preparation of ketone, aldehyde, carboxylic acid, ester। कहती है विलियमसन सिंथेसिस, विलियम जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट का नाम है। उन्होंने एक कंपाउंड तैयार किया था। कहती है वो कंपाउंड कौन सा है जो उन्होंने तैयार किया था। तो अब विलियमसन सिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको देख लेते हैं कौन सा कंपाउंड उन्होंने तैयार किया है। सबसे पहली बात उन्होंने अल्काइल हैलाइड को ले लिया। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन उन्होंने करवाया अल्कोहल के साथ। ROH जर्नल फार्मूला है अल्कोहल का। यहाँ पर सोडियम मौजूद होता है, मेटेलिक फॉर्म में मौजूद होता है, एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये चीज़ें इसमें रिएक्शन कर लेते हैं। जो X है और ये जो H है तो ये बन जाता है आर एक्स आर एच सॉरी
H और X आपस में रिएक्शन करके H X हासिल हो जाता है। ये वाला H और ये वाला X आपस में रिएक्शन करके जिसको मैंने हाइलाइट किया हुआ है H X हासिल हो जाता है, जिसको हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं, जिसको हैलोजन एसिड कहते हैं। बाकी रह गए कौन-कौन सी चीज़ें ROR, ये ROR, ROR जो है ये एस्टर है। तो विलियमसन सिंथेसिस एस्टर को ही तैयार करने के लिए सब इस्तेमाल होता है। जो विलियमसन सिंथेसिस है, ये एस्टर को ही बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कुल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर कुल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है कुल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के मुतालिक जो है। कहते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, डी फॉर ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुल इलेक्ट्रोलाइसिस अल्केन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है सिवाय मीथेन के। अल्कीन तमाम अल्कीन इससे तैयार हो सकते हैं, तमाम अल्काइन इससे तैयार हो सकते हैं, लेकिन जस्ट जो अल्केन है, बाकी तमाम अल्केन इसमें तैयार हो सकते हैं सिवाय मीथेन के। तो यहाँ पर तमाम ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत है। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, अल्केन के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन एक्सेप्ट मीथेन, मीथेन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन गलत है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑल ऑफ देम, इनमें से किसी के लिए भी कुल इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज। Cl है, ये टूट गया है लाइट की मौजूदगी में, फोटोन की मौजूदगी में, तो ये फ्री रेडिकल उन्होंने बना लिया। कहती है जो फ्री रेडिकल बन गया ये कौन सा स्टेप है, प्रोपिगेशन है, इनिशन है, टर्मिनेशन है या नॉन ऑफ देम, इनमें से कौन सा स्टेप ऊपर रिएक्शन में हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसका टोटल डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिएक्शन जो है ये अल्केन का है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो देख लेते हैं, सबसे पहली बात मैं रिएक्शन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म करवा देता हूँ। कभी-कभार ये मैकेनिज्म के दरमियान में से कुछ पूछ लेते हैं। ये क्लोरीन को Cl2 है, मैं इसको अलग-अलग लिख रहा हूँ। ये प्रोटॉन या लाइट की मौजूदगी में है, तो यहाँ पर 4CH है। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, एक H अलग लिख रहा हूँ और 3 को अलग लिख रहा हूँ। लाइट की मौजूदगी में ये एक Cl, ये बॉन्ड टूट जाता है Cl का और एक H मिलकर के HCl बना लेते हैं। बाकी ये क्लोरीन इसकी जो हाइड्रोजन निकल चुका है, इसी की जगह पर आकर के लग जाता है। ये तो रिएक्शन हुआ। अब इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगा? इसका जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देख लेते हैं जो ऊपर वाले स्टेप में हुआ है। मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन के स्टेप बाय स्टेप स्टडी को मैकेनिज्म कहते हैं। सबसे पहली बात ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। जो ऊपर रिएक्शन हुआ है फोटोकेमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन को कहते हैं जो लाइट की मौजूदगी में होता है। वो रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होता है उस रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, 2 क्लोरीन है। इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, उन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया है। लाइट की मौजूदगी में इसका ये जो बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, इसका ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, ये वाला बॉन्ड, ये टूट जाता है। किस तरह टूट जाता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके जाता है। अब इसके पास पारिक इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। ये पारिक इलेक्ट्रॉन जो पैदा होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बाज़ औक़ात पारिक इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। इस पारिक इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको इनिशन स्टेप कहते हैं या इसको बाज़ लोग इनिटिएशन भी कहते हैं। इनिशन स्टेप। इनिशियल स्टेप ये कहलाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी यही है कि इस स्टेप को क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेप। अब स्टेप नंबर 2 है, चूँकि मैंने मैकेनिज़्म पूरा करवाना है। अब यही फ्री रेडिकल जो है, ये किसी न्यूट्रल स्पीशी के ऊपर अटैक करता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया CH4 है, तो ये इसी के ऊपर अटैक कर लेता है। ये एक H मैं अलग लिख रहा हूँ, तो ये एक H और ये Cl मिल करके HCl बना लेते हैं। अब चूँकि यहाँ पर कार्बन ने CH3 में कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए। 3H का मतलब ये है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है।
बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन एक एच के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दूसरे एच के साथ दूसरा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तीसरे एच के साथ तीसरा सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब भी इस कार्बन की बात मैं कर रहा हूँ। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फारिग है। उस फारिग इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल कहते हैं। दूसरा स्टेप, जब फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज के ऊपर अटैक करता है और उसके साथ लग जाता है, इसको प्रोपेगेशन कहते हैं। प्रोपेगेशन। तीसरा स्टेप देख लेते हैं। यही फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं। सेम फ्री रेडिकल हो या डिफरेंट फ्री रेडिकल हो। एक फ्री रेडिकल तो ये तो यूज हुआ, दूसरा ये वाला फ्री रेडिकल तो अभी बाकी है। ये आ करके यहाँ पर मैंने लिख लिया, ये वाला ये फ्री रेडिकल है, ये वाला इधर मैंने लिख लिया, और ये CH3 यहाँ यहाँ पर मैंने लेके आया। दोनों फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। एक इसका है और दूसरा क्लोरीन का है, आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। चाहे सेम फ्री रेडिकल हो चाहे डिफरेंट फ्री रेडिकल हो, इसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन का भी फ्री रेडिकल आपस में मिल सकते हैं। इसी स्टेप की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन और क्लोरीन का भी फ्री रेडिकल आपस में इसी तरह मिल सकते हैं। ये क्लोरीन बना सकते हैं। मिथाइल और मिथाइल का भी फ्री रेडिकल आपस में मिल करके इथेन बना सकते हैं इस तरह। चाहे सेम फ्री रेडिकल हो, यहाँ पर जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ पर, इस जो तीसरा जो स्टेप है, चाहे डिफरेंट फ्री रेडिकल हो चाहे सेम फ्री रेडिकल हो, नीचे भी सेम फ्री रेडिकल है। जब सेम फ्री रेडिकल या डिफरेंट फ्री रेडिकल आपस में मिल करके एक कंपाउंड बना लेते हैं, तो इस स्टेप को कहते हैं टर्मिनेशन। ये जो तीसरा स्टेप है ये टर्मिनेशन कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको। अगर आप लोग फर्स्ट स्टेप में देखें फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो जिस स्टेप में फ्री रेडिकल बन रहे हैं उसको इनिशन या इनिटेशन स्टेप कहते हैं। दूसरे स्टेप में फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज के ऊपर अटैक कर देता है, इस स्टेप को प्रोपिगेशन कहते हैं। तीसरे स्टेप में फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बना लेते हैं। चाहे सेम फ्री रेडिकल हो चाहे डिफरेंट फ्री रेडिकल हो, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो इसको टर्मिनेशन कहते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर वाले में रिएक्शन जो उन्होंने दिया है, उस रिएक्शन में अगर हम लोग देख लेते हैं, देखिए इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेप होगा? ये इनिशन या इनिटिशन स्टेप इसको कहा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डैश। एक कंपाउंड दिया गया है, कहते हैं कि इस कंपाउंड का क्या नाम है? डाइक्लोरोबेंजो, डाइक्लोरोबेंजल, डाइक्लोरोबेंजाइल, डाइक्लोरोबेंजो। अब इसका कंपाउंड का क्या नाम है? तो इसमें दरअसल ये कंपाउंड टूलीन का डेरिवेटिव है। टूलीन किसको कहा जाता है? बेंजीन के रिंग के ऊपर जब CH3 लग जाता है, ये बेंजीन का रिंग है। इसके ऊपर जब CH3 लग जाता है तो इसको टूलीन कहते हैं, आप सबको पता है। अब इसी टूलीन के ये CH3 में से ये वाला जो CH3 है, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये हो जाएगा। एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया तो CH2 लाजमी बात है, तो इस एक हाइड्रोजन निकलने के बाद इसकी जगह पर कुछ तो लग जाता है। खैर उसको भी पहले छोड़ देते हैं। जब बेंजीन के टोलीन के रिंग से, ये जो टोलीन है, टोलीन के CH3 में से इस H की बात मैं कर रहा हूँ, जब इनमें से एक H निकाल दे तो इसको कहा जाता है बेंजाइल। ये बेंजाइल। अब यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन निकल चुका है, लाजमी बात है इसकी जगह कोई क्लोरीन लगेगा या ब्रोमीन लगेगा, वैलेंसी तो पूरी करनी है कार्बन की। अगर ये क्लोरीन लगा तो ये क्लोरोबेंजाइल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टूलीन है। टूलीन बेंजीन के रिंग के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो इसको टूलीन कहते हैं। टूलीन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसको बेंजाइल कहते हैं, आखिर में YL आता है। एक हाइड्रोजन जो निकल चुका है उसकी जगह कोई ग्रुप तो लगेगा, अगर एक क्लोरीन लगा तो इसको क्लोरो बेंजाइल कहते हैं। मैं फिर इसी टूलीन को ले रहा हूँ। अगर इसमें से दो हाइड्रोजन निकाल दिए, ये टूलीन के CH3 में से, ये वाला जो CH3 है, अगर इनमें से दो हाइड्रोजन आपने निकाल दिए, दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर रह जाएगा, इसको कहते हैं बेंजल। आखिर में एल आता है। चूंकि दो हाइड्रोजन इससे निकल चुके हैं तो दो सब्स्टिट्यूट इस पर अभी लग सकते हैं, दो और ग्रुप लग सकते हैं। अगर इधर दो क्लोरीन लग गए, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा लिया, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा लिया, दो क्लोरीन लग गए तो डाई क्लोरो बेंजाइल। इसी तरह अगर हम लोग इस फ्लोरीन के रिंग से तीन हाइड्रोजन, तीन के तीन हाइड्रोजन निकाल दें,
ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए टोलीन में बेंजीन के रिंग के ऊपर ये जो 3 हाइड्रोजन लगे लगे हैं, अगर ये 3 के 3 हाइड्रोजन मैं निकाल दूँ तो तब इसको बेंज़ो कहते हैं। इधर सिर्फ H रहेगा, इसको कहते हैं बेंज़ो। अब चूँकि 3 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, अगर मैं 3 क्लोरीन इधर लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरोबेंज़ो। अब अगर ऊपर वाले कंपाउंड को हम लोग देख लेते हैं, ऊपर वाले में कौन-सा कंपाउंड है जिनमें टोलीन के रिंग में से जिसमें टोलीन के रिंग में से 2 जो टोलीन का CH3 उनमें से 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, ये वाला केस है। ऊपर अगर हम लोग देखें ये केस है। तो अगर जो टोलीन है उससे 2 हाइड्रोजन निकल जाए, उस 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन लग जाए पहली बात तो ये कि टोलीन में CH3 में से 2 हाइड्रोजन अगर निकल जाए इसको बेंज़ल कहते हैं। अगर उसकी जगह 2 क्लोरीन लग जाए तो डाइक्लोरोबेंज़ल इसको कहा जाता है। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये वाला ऑप्शन ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टोलीन की रिंग से 1 हाइड्रोजन निकाल दिया बेंज़ाइल, टोलीन की रिंग से 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, टोलीन की रिंग में CH3 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो ये हो गया बेंज़ल और अगर 3 हाइड्रोजन निकाल दिए तो बेंज़ाइल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर याद रहे, ये टोलीन है, टोलीन इससे अगर 1 हाइड्रोजन निकाल दें तो इसको कहा जाता है बेंज़ाइल। उसकी जगह कुछ लगा क्लोरो लगा क्लोरोबेंज़ाइल, ब्रोमो लगा ब्रोमोबेंज़ाइल। इसी टोलीन में से अगर 2 हाइड्रोजन मैं निकाल दूँ इसको बेंज़ल फिर कहते हैं। 2 हाइड्रोजन निकल गए तो 2 क्लोरीन लग गए डाइक्लोरोबेंज़ल, 2 ब्रोमीन लग गए डाइक्लोरोबेंज़ल और इसी तरह अगर इसी टोलीन में से 3 के 3 हाइड्रोजन आप निकाल दें तो फिर इसको कहा जाता है बेंज़ो। 3 हाइड्रोजन निकल गए टोलीन में से तो बेंज़ो कहते हैं। उसकी जगह 3 क्लोरीन लग गए तो ट्राइक्लोरो बेंज़ो, 3 ब्रोमीन लग गए तो ट्राइब्रोमो बेंज़ो। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है फिनोल शोज डैश रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं कि फिनोल कितने रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। पहले ये देखते हैं कि फिनोल किस तरह रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो सबसे पहली बात ये हमारे पास फिनोल है। आप सबको पता है कि जब बेंजीन के रिंग के ऊपर जब OH लग जाता है तो ये फिनोल कहलाता है। और ये चूँकि एसिडिक बिहेवियर थोड़ा शो कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये अपना H दे देता है प्रोटॉन की सूरत में। ये H दे देता है तो इसने H दे दिया। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑक्सीजन लग गया और इसके उन्होंने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये क्या चीज़ बन गया? फिनो ऑक्साइड आयन बन गया। अब फिनो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करती है फिनो ऑक्साइड आयन की सूरत में शो करती है। क्योंकि मैं इसी फिनो ऑक्साइड आयन को मैं ले रहा हूँ, इसी फिनो ऑक्साइड आयन को मैं ले लूँगा। ऑक्सीजन आप सबको पता है कि ऑक्सीजन छठे ग्रुप से पीरियोडिक टेबल के ताल्लुक रखता है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आखिरी शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला जो आयन बन गया हमारे पास, ये फिनो ऑक्साइड आयन इसको मैं ले रहा हूँ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही शो कर रहा है। अब देख लेते ये ऑक्सीजन है, ये इसका डबल बॉन्ड है, ये फिर डबल है, ये फिर डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 लोन पेयर अभी भी उसके पास है। तो ये क्या कर लेता है, 2 लोन पेयर। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड बना लेता है। किस तरह डबल बॉन्ड बना लेता है अभी आप लोग देख ले, ये डबल बॉन्ड उसने बना लिया, ये डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये इस डबल बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड जब टूट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन मैं शो कर रहा हूँ ब्लू कलर से, आप लोग देख ले, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बाकी डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, ये वाला डबल बॉन्ड अपनी जगह पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है
जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आकर के इस तरह के डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला डबल बॉन्ड बना रहे हैं। और इसी तरह ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पर आ जाती है जिसको मैंने शो किया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ये अपनी जगह पर मौजूद है, ये अपनी जगह पर मौजूद है। अब होता क्या है, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो स्ट्रक्चर नंबर 2 में है, ये आकर के इधर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, इस पोजीशन पर इधर। उन्होंने इधर डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज ने आकर के इधर ही बॉन्ड बना लिया। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड टूट जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, यहाँ पर। अब ये बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये वाला बॉन्ड जो है ये अपनी जगह पर मौजूद है। अब इसको फर्दर देख लेते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये आकर के इधर बॉन्ड बना लेता है और ये वाला टूट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर के बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब कुछ इस तरह हो जाता है। इसने तो बॉन्ड यहाँ पर बना लिया, ये वाला यहाँ पर बॉन्ड बन गया, इस जगह पर बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड अपनी जगह पर मौजूद है, ये वाला। ये बॉन्ड टूट गया है, ये वाला बॉन्ड आकर के इधर शिफ्ट हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस टूट जाता है। ये वाला ये इधर आकर के इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेता है और ये वाला वापस आकर के इसके ऊपर ही लग जाता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा वापस इधर। तो सिंगल बॉन्ड चार्ज वापस आ गया, ये वाला इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, ये हो गया। ये दो तो पहले से। अब अगर हम लोग इसको काउंट करें कि बेंजीन के टोलीन के कितने रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, इसको अगर हम लोग इधर देख ले, ये वाले बेंजीन के टोलीन के रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ये वाले तो देख लेते हैं। ये वाला हुआ एक, ये दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार और ये हो गया पांच। तो फिनोल कितने रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं? 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, कहती है ये कुछ रिएक्शन उन्होंने दिया है, इस रिएक्शन में कहती है कि प्रोडक्ट और कैटलिस्ट कौन सा है। रिएक्शन उन्होंने दिया है, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट और प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, ये बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन के हर पोल्स पर कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है। चूंकि वक्त की कमी की खातिर हम लोग या केमिस्ट बाकी लोग जो इसको शो नहीं करते हैं, मैं समझाने की गरज से इसको शो करा हूं आप लोगों के साथ। ये हमारे पास जो है एसिड हेलाइड है, ये वाला एसिड हेलाइड है और ये बेंजीन है। हर पोल्स पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। इसका ये जो हमारे पास H है, इसका जो H बेंजीन का रिंग का जो H है, ये वाला H जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इस क्लोरीन के साथ मिल जाता है तो ये HCl बना लेता है। ठीक। अब यहाँ पर इसका जो बॉन्ड टूट गया, इसकी जगह ऑक्सीजन बॉन्ड इधर बना लेता है। ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट गया, कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया। ऑक्सीजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया था, ये वाला बॉन्ड ये टूट जाता है, और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाया था तो ये बॉन्ड टूट जाता है। कार्बन और क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, तो अब ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में दोबारा बॉन्ड बना लेते हैं, कुछ इस तरह देखिए। ये यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ लगा हुआ है CH3, ये CH3 हमारे पास है। इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो अब सही ऑप्शन अगर हम लोग देखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें हासिल होते हैं, इसको एसीटोपिनोन कहते हैं इसको, ये वाला जो है एसीटोपिनोन, फिनोन। अब
क्वेश्चन वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वो ये कर रहे हैं कि ये रिएक्शन उन्होंने खुद दिया था, यहाँ तक उन्होंने रिएक्शन को खुद दिया था, या ये वाला रिएक्शन ये उन्होंने खुद दिया था कि इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है और इसमें कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका प्रोडक्ट बन रहा है एसीटोपिनोन, और इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, जो कि हमारे पास लेवेस एसिड है। तो हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन कौन सा है इसमें? देखिए एसीटोपिनोन साथ में HCl हासिल हो रहा है, ठीक है, और कैटलिस्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये HCl प्रोडक्ट के तौर पर हासिल हो रहा है एसीटोपिनोन के साथ। आप रिएक्शन में भी देख सकते हो यहाँ पर। देखिए HCl भी हासिल हुआ है और एसीटोपिनोन भी हासिल हुआ है। कैटलिस्ट हमारे पास कौन सा है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं कि कहते हैं कि अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस कंटेन्स डैश परसेंट प्योर अल्कोहल। अल्कोहल जो हम लोग हासिल करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से इसको हासिल करते हैं, जिसमें एक प्रोसेस जो है ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी है, और ये फर्स्ट प्रोसेस है अल्कोहल को बनाने के लिए। कहते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल तैयार होती है वो कितने परसेंट प्योर होती है। ये बात आप लोग ज़हन में रख लें, किसी भी प्रोसेस से जब आप अल्कोहल तैयार करते हो वो 100% पहले प्योर नहीं होते हैं। इसको बार-बार डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग प्योर बनाते हैं, बार-बार उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, तो ये तब आखिर में जाकर के ये प्योर हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है फर्मेंटेशन प्रोसेस, इससे पहले हम लोग अल्कोहल हासिल करते हैं, बाद में डिस्टिलेशन का प्रोसेस फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इससे जो अल्कोहल हासिल होती है ये 12% प्योर होते हैं। 12% प्योर होती है, ये सही ऑप्शन इसका 12 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, रेक्टिफाइड अल्कोहल कंटेन्स डैश परसेंट अल्कोहल। कहती है जो रेक्टिफाइड अल्कोहल है उसमें कितने परसेंट अल्कोहल होते हैं। बाकी और भी चीजें होती है उसके अंदर, लेकिन कहती है वो अल्कोहल की जस्ट बात कर रहे हैं कि उसमें कितने परसेंट अल्कोहल होते हैं। तो उसमें 95% जो है वो अल्कोहल होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, कहती है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल डैश contain डैश परसेंट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेन्स डैश परसेंट अल्कोहल। उसमें जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल में 100% जो है वो अल्कोहल होते हैं। मैंने कहा कि ये प्योर, ये बिल्कुल प्योर होते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होते हैं ये बिल्कुल प्योर होते हैं। एक डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, डीनेचरिंग, ये यहाँ तक तो ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को बता रहा हूँ। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अब डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल से क्या मुराद होता है? जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे ज़हनों में इथेनॉल ही आ जाता है। इथेनॉल ये शराब है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये इथेनॉल है, इसके साथ जब 10% मिथेनॉल मिलाते हैं तो इसको कहा जाता है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। चूँकि फिर ये ज़ेर बन जाते हैं, फिर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो ये डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल किस चीज़ को कहते हैं? डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल एक प्रोसेस है, जिसमें हम लोग इथेनॉल के साथ 10% मिथेनॉल मिला करके वो पॉइज़नस बन जाते हैं, वो ज़ेर बन जाते हैं, फिर वो काबिल इस्तेमाल नहीं होते हैं। इस अमल को डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कहते हैं। ये परसेंटेज के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में कितना परसेंट मिथेनॉल इस्तेमाल होता है या मिथाइल अल्कोहल इस्तेमाल होता है, या स्पिरिट ऑफ वुड भी इसको कहा जाता है। ये कितना परसेंट हासिल हो जाता है, कितने परसेंट ऐड करते हैं? 10% ही ऐड करते हैं। ये ज़हन में रख के इस वीडियो को बार-बार आप लोग देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसकी जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके नेम रिएक्शन और ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बता दी ऑर्गेनिक के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको बार-बार देख लें, इसको सही तरह देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, तब आप लोगों को जाकर के याद होगी। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।